नमस्कार। बात करते हैं न्यूरोथेरेपी की। और क्योंकि जिस प्रशिक्षण को आप ले रहे हैं उसके बारे में आप जानना चाहेंगे कि इस न्यूरोथेरेपी का इतिहास क्या है, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, इसके सिद्धांत क्या है और इसका स्कोप क्या है। क्योंकि बिना इतिहास को जाने आगे बढ़ना उतना मजबूत नहीं होता, इसलिए इतिहास को जानना जरूरी होता है। हमारा पास्ट कैसा रहा है, गौरवशाली इतिहास है तो सीना चौड़ा हो जाता है, और अगर ऐसा है तो सीना ठंडा हो जाता है। तो आपका इतिहास ऐसा गौरवशाली है कि आपका सीना कैसा होगा, चौड़ा हो जाएगा, ऐसे करके चौड़ा हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले न्यूरोथेरेपी के उस गौरवशाली इतिहास की। न्यूरोथेरेपी आज से हजारों वर्ष पहले हमारे वैदिक ऋषियों ने आध्यात्म की यानी ध्यान की गहनतम उच्च अवस्था में जाकर आरोग्य के जिन जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जिन जिन तरीकों को देखा और उन तरीकों के माध्यम से राजा महाराजाओं का जो उपचार किया, वह तरीके ही न्यूरोथेरेपी के नाम से जाने जाते थे। उसको दूसरा शब्द अगर प्रयोग करें तो नाड़ी चिकित्सा के रूप में जाने जाते थे। वैदिक ऋषियों ने आध्यात्म की गहनतम उच्च अवस्था में जिस ज्ञान को पाया और ऋषि और अपने राजा महाराजाओं की जिससे चिकित्सा की, यह वो ज्ञान है। ऋषियों ने नाड़ी का ज्ञान पाया, स्पर्श करके चिकित्सा करने का क्रम पाया। जैसे वही ज्ञान भगवान राम के पास राम जी को सिखाया, और राम जी ने उस ज्ञान के माध्यम से वो जो अहिल्या थी, जो डिप्रेशन में आ गई थी, जिसके पति ने उसके प्रति जो भाषा बोली उसमें डिप्रेशन में आ गई थी, और डिप्रेशन वाले व्यक्ति पत्थरवत हो जाता है, वो भी शिला हो गई थी, शिला पत्थर हो गई थी एकदम। एक्सप्रेशन आपने देखा होगा, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं उनके फेस, आंखें बंद ही नहीं होती, घंटों ऐसे देखते रहेंगे, न उनके कोई हंसी आती है न उनके पास कोई रोना आता है। शुरुआत में हंसते रोते हैं लेकिन उसके बाद सब खत्म हो जाता है, और मैंने देखा है पत्थर जैसे हो जाते हैं। तो वो शिला बन गई अहिल्या को इसी न्यूरोथेरेपी के माध्यम से, पद स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से, टच थेरेपी के माध्यम से उन्होंने ठीक किया। वैदिक ऋषियों ने जो उनको ज्ञान दिया था उसका उन्होंने वहां प्रभाव दिखाया। जटायु को उन्होंने इस प्रकार से ही सहज रोग मुक्त किया। भगवान कृष्ण के समय पर एक कुब्जा नाम की महिला थी, कुब्जा बोलते हैं उसको ऐसा, और जब वो कंस को मारने के लिए जा रहे थे तब उसने कंस की वो तिलक लगाने वाली और कंस के राज्य में काम करने वाली एक महिला थी, कुब्जा, हम सब जानते ही है। और कुब्जा क्या थी, आगे झुकी हुई थी, ऐसे चलती थी। इस चलने के स्वरूप को आज के समय पर एक निश्चित बीमारी का नाम देते हैं, उसका नाम है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी बैम्बू स्पाइन। भगवान कृष्ण इस विज्ञान को जानते थे, न्यूरोथेरेपी को जानते थे, नाड़ी चिकित्सा को जानते थे, और उन्होंने उस कुब्जा को पद स्पर्श चिकित्सा दी, ट्रीटमेंट दिया, और एक ही बार के ट्रीटमेंट में वो सीधी हो गई। सीधी होने के बाद उसकी स्मार्टनेस निकल कर आ गई, यानी वो युवती हो गई, युवा हो गई, और तभी उसने कहा एक सुंदर स्त्री बन गई। यही ट्रीटमेंट था जो उन्होंने दिया। तो ऐसा वैदिक विज्ञान, वह ट्रीटमेंट जो मानसिक रोगी उनको भी ठीक करता था, जिसमें मैंने अहिल्या का नाम लिया, और शारीरिक रोगी कुब्जा का नाम लिया जो भगवान कृष्ण ने जिसको ठीक किया, यह ज्ञान और विज्ञान एक बहुत लंबे समय से लुप्त हो गया था। बड़ा कालखंड हो गया जहां पर इस विज्ञान पर काम करना बंद हो गया था। वह ज्ञान विज्ञान जो लुप्त हो गया था, भगवान की कृपा से डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जो अमृतसर में जन्मे और जिन्होंने बंबई को अपना कार्यक्षेत्र बनाया, ऐसे पूज्य धन्वंतरी स्वरूप युग पुरुष श्री लाजपत राय मेहरा जी, भगवान ने उनके पास यह ज्ञान ट्रांसफर किया और उन्होंने उन चीजों को प्राप्त किया, और वो जो वैदिक विज्ञान था उसको आधुनिक विज्ञान के रूप में लिखना शुरू किया।
कहां दबाने से क्या होता है, कौन से केमिकल जनरेट होते हैं, इस पर उन्होंने काम करना शुरू किया और सारे काम धंधे उन्होंने छोड़ दिए। वो थे तो एक उद्योगपति, एक व्यापारी, एक बिजनेस करते थे, लेकिन वो सब बंद करके इसमें लग गए और इस पर गहन अध्ययन करना शुरू किया। मेरा सौभाग्य रहा, मैं था तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, लेकिन ईश्वर कुछ परिवर्तन करता है किसी व्यक्ति में, जीवन में चेंज करता है। जैसे उनको उद्योगपति से एक चिकित्सक बना दिया, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और मैं चला गया था कहां, सारा कुछ छोड़ करके बाबा जी बनकर चला गया था। और मैं जब वापस आया और मुझे कार्य करने का क्रम आया, तो मुझे मेरे कुछ वरिष्ठ जो महानुभाव थे, जो दिव्य पुरुष हैं, उन्होंने आग्रह पूर्वक कहा कि आप इस लाइन को अपनाइए, और डॉक्टर मेहरा जी के पास इसको सीखने के लिए भेजा। क्यों? वो ये देखते थे कि डॉक्टर मेहरा जी स्वर्गवासी हो जाएंगे, इनका विज्ञान इन्हीं के साथ में खत्म हो जाए, इसलिए। और वो मेरे पास मेरे कुछ देखते होंगे, मुझे नहीं पता क्या देखते थे, लेकिन कुछ देखते होंगे, और उन्होंने ठीक उसी प्रकार से मुझे भेज दिया उनके पास कि जाओ तुम सीखो। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला व्यक्ति छोड़कर उनके पास आ गया और मैंने उनके साथ सीखना शुरू किया, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण के साथ उनके साथ सीखा। और सीखते सीखते उनके साथ इतनी अंतरंगता थी, उतनी ब्लेसिंग्स थी कि मेरे हाथों से उन्होंने ऐसे कितने सारे केसेस को ठीक कराया। एक दिन फूड पॉइजन का केस ऐसा था, रात को भरे जंगल में हम लोग थे और हमारे एक साथी को फूड पॉइजन हो गया था, और फूड पॉइजन हो गया। मेरे मन में था, मन है यार ये कैसे ठीक होगा, और यहाँ तो कोई 30-35 किलोमीटर तक कोई शहर ही नहीं है, डॉक्टर नाम का प्राणी कोई नहीं है, तो ठीक कैसे करेगा। उस रात उस आश्रम में जहां पर हम थे, गुरुजी ने, पूज्य डॉक्टर लाजपतराय मेहरा जी ने मुझे कहा, रामगोपाल जी आप ट्रीटमेंट करो, और मेरे हाथ से उन्होंने ट्रीटमेंट कराया। क्या चाहते थे मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, कहीं मेरे मन में कहीं डाउट्स थे। उस सीवियर चीखने वाले व्यक्ति को, जो उल्टियां हो रही थी, चीख रहा था फूड पॉइजन के कारण, चेहरा लाल हो रहा था, बहुत मजबूत व्यक्ति, वो व्यक्ति मेरे हाथ से उन्होंने ठीक करा दिया। और वो ठीक कराया, मेरे जीवन में वह रात थी जो जीवन का परिवर्तन बन गई। मैंने वापस पलटकर, और डॉक्टर मेहरा जी को, गुरु जी को लग गया कि यही व्यक्ति एक मेरा सच्चा शिष्य है, और इसीलिए उन्होंने मेरे साथ हर छोटी छोटी चीजों को उन्होंने शेयर किया बैठ करके। यानी कि मैं बोलूं तो जैसे एक बहुत अच्छा मित्र होता है, ऐसा व्यवहार वो मेरे साथ करते थे, इतनी अंतरंगता से मेरे साथ बात करते थे, हर छोटी चीज को शेयर करते थे और बताते थे, बेटा ऐसा है, ये है। और मेरे मन में भी अनेक प्रश्न उनके प्रति जागृत होते थे, गुरुजी यहां क्यों दबाया, गुरुजी इससे क्या होगा। उल्टे प्रश्न उनके प्रति जो निकल कर आते थे, वो उस घटना के बाद सारे प्रश्न खत्म हो गए, और फिर जो वो कह रहे थे उसी को केवल देखा और आगे लेकर गए। और उन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने जब ये चीजें मेरे अंदर देख करके मुझे इतना स्नेह और इतना सानिध्य दिया और इतना अपनत्व दिया, सब कुछ ऐसा मुझे, और मेरी तरफ कहते थे, बार बार कहते थे, कोई एक इंसान तो आएगा जो इस मेरे विज्ञान को आगे लेके जाएगा, और मेरी तरफ देखते थे, बार बार देखते थे। और उसी भावना से, उसी प्रेरणा से मैंने जब काम करना शुरू किया, नहीं देखा कुछ, नहीं देखा पैसा, बस काम, बस न्यूरोथेरेपी, बस न्यूरोथेरेपी, बस न्यूरोथेरेपी। यह देखने के बाद काम करना शुरू किया, तो एक सामान्य मंदिर से चलते चलते दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर जजेस मेरे सामने एज ए स्टूडेंट बैठे हैं और वो सुन रहे हैं। डॉक्टर मेहरा जी, गुरुजी को मैंने कहा, आओ गुरुजी, आओ बैठो और आप इन सबको संबोधित करो। पार्लियामेंट के अंदर भी न्यूरोथेरेपी का सेशन ऑर्गेनाइज करा दिया, और उसी आशीर्वाद से गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी भारत के सर्वोच्च शिखर राष्ट्रपति भवन में भी लेके चलूंगा आपको। और गुरुजी को राष्ट्रपति भवन के अंदर भी बिठाया, और उन्होंने वहां ब्लेसिंग्स दी, और मैंने वहां न्यूरोथेरेपी की चिकित्सा दी। तो यह ज्ञान विज्ञान जो ऋषियों का था डॉक्टर लाजपतराय मेहरा जी से, और उन्होंने मेरी तरफ ट्रांसफर किया, और मैं भी सच्ची श्रद्धा और भावना से, शुद्ध मन, कुछ और नहीं, कुछ और नहीं, सिर्फ यही, रात और दिन सिर्फ यही। शादी होने के बाद लोग हनीमून पर जाते हैं, मैं अपनी पत्नी को लेकर ट्रीटमेंट कैंप लगाने के लिए गया, केवल और केवल इस प्रकार की प्रक्रिया, ऐसा इतिहास न्यूरोथेरेपी का रहा है। और यह डॉक्टर मेहरा जी, जिनका अभी पीछे स्वर्गवास हो गया, और जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ मैं दिल्ली में था और वो बंबई में थे, लास्ट
टाइम भी वो रोगी का ट्रीटमेंट करने के बाद बंबई जा रहे थे और आश्रम में उनका स्वर्गवास हो गया। और वो वहां गए तो मैं उनके पास गया, उनकी सारी जो क्रियाएं थी वहां की। और उस रात को जब मैं वापस आया और मुझे रात्रि में वो सपने में आए, जिस तरह से उनका स्वर्गवास हुआ, उनका शरीर, पार्थिव शरीर वहां रखा हुआ है और लोगों की भीड़ जैसी थी, मुझे वही सेम चीजें रात को मेरे सपने में आई। और सपने में आने के बाद वो लेटे हैं, हम सब उदास हैं। सडन मैं वहां बैठा उनके पास और बहुत उदास होकर उनके पैरों के पास बैठा हूं। एकदम करवट लेते हैं वो। ये पूरा दृश्य मेरी आंखों के सामने ऐसा लगता है जैसे एकदम वो कभी भूलता ही नहीं मैं उस दृश्य को। करवट लेते हैं, मैंने अरे गुरुजी तो जीवित है। चारपाई पड़ी है जिस पर वो लेटे हैं। तुरंत उन्होंने उठ करके ऐसे सिर और पैर घुमा दिया। मैंने अरे गुरुजी तो, मैं तुरंत खड़ा हो गया। मैंने अरे गुरुजी तो जीवित है, उनको हम कहां लेके जाना चाहते हैं, हम कहां। अरे मैंने कहा अरे गुरुजी जीवित है, मैंने चिल्लाया अरे गुरुजी जीवित है। और मेरी खुशी के ठिकाने ही नहीं है। और तुरंत मैं वहां से खड़ा होता हूं, गुरुजी वहां से खड़े होते हैं। खड़े होकर जो लोगों की भीड़ है उसके अंदर जाते हैं और जो उनके पुराने साथी है वो सब वहां पर खड़े हैं। वो भी देखते हैं, इधर देखते हैं, उधर ढूंढते हैं, गुरुजी की तरफ बाकी सब लोग देखते हैं। लेकिन उस भीड़ में गुरुजी आने के बाद भी गुरुजी से मैं दूर हूं। मैं गुरुजी के पास जाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन गुरुजी के पास नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि भीड़ है। और गुरुजी सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ देखते हैं, ऐसे आंखों केवल मेरी तरफ देखते हैं। और ये लगभग एक 1.25 घंटे का दृश्य रहा। पूरे 1.25 घंटे दृश्य के अंदर जब ये सारी रात, और मैं जब सुबह ये 4 बजे के 3:30 4 बजे का करीब रहा होगा मेरा, और मैं उसके बाद जगा अपने क्रम में सुबह 5 बजे के लगभग। और जगते मैंने देखा, मैंने अरे क्या हुआ, गुरुजी का ही बारे में, गुरुजी जीवित है। और मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूं, मुझे को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि गुरुजी की सच में मृत्यु हो गई या सच में गुरुजी जीवित है। और तब मैं, मेरे एक बहुत अजीज हैं और बड़े संत हैं, उनको मैंने अपना रात सपना सुनाया जाकर। आचार्य लोकेश मुनि जी, उनको सुनाया, जैन मुनि है। और उन्होंने कहा कि रामपाल जी, डॉक्टर मेहरा अपने इस ज्ञान विज्ञान को संपूर्ण समाज और संपूर्ण दुनिया के अंदर जाए। जिस प्रकार से तुमने काम किया है, खड़ा किया है, इसमें जो तुम उदासी है, उदासी में न रो करके डॉक्टर मेहरा कह रहे हैं इस विज्ञान को अब तुम आगे दुनिया के अंदर लेकर जाओ। इसीलिए वो बार बार तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। बस यही चीज मेरी प्रेरणा का कारण बनी। और इसी के बाद डिजिटल क्रांति यह अपने अंदर से निकल कर आया। तो ऐसा यह इतिहास न्यूरोथेरेपी का क्रमिक विकास, इसमें अनेक महानुभावों का गुरुजी डॉक्टर लायपत्र मेहरा जी के साथ सहयोग रहा इसको विकसित करने में, जिनमें बहुत बड़े साइंटिस्ट भी जुड़े, डॉक्टर मनोहर दीक्षित जी। एक कॉलेज की प्रिंसिपल भी इनके साथ जुड़ी जो इनके काम के अंदर विकसित करने में लग गई, कंधे से कंधा मिलाकर, आओ गुरुजी हम करेंगे। उन्होंने भी उनके साथ इस पर काम किया। जो गुरुजी बोलते थे उनको लिखती थी और उनके पॉइंट्स बताती थी प्रोफेसर निर्मला भट्टीजा। ऐसे अनेक विद्वान लोग गुरुजी के साथ जुड़े और उन्होंने इस विज्ञान को, पारंपरिक विज्ञान को आधुनिक विज्ञान के रूप में परिवर्तित कर दिया। और वही ज्ञान विज्ञान मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं एज इट इज। जो चीजें उन्होंने बताई, हाँ, आवश्यकता के हिसाब से जहां जो मॉडिफिकेशन था, आवश्यकता के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया। आपके हिसाब से, समाज के हिसाब से, सरकार के हिसाब से जिन जिन चीजों की आवश्यकता थी, मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मुझे कुछ इसमें परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी, क्या मैं परिवर्तन करूं? बोले हाँ बेटा जरूर करना चाहिए, आपको परिवर्तन करना चाहिए। और परिवर्तन ही नहीं करना चाहिए, इसमें नया रिसर्च करना चाहिए, आपको इसकी स्टडी करनी चाहिए। आप स्टडी नहीं करोगे तो वहीं रुक जाओगे। मैं जहां हूं आप इस विज्ञान को मुझसे बहुत आगे लेकर जाओ। ऐसी ब्लेसिंग्स गुरुजी की थी। और उन्होंने ये बात बोली कि बेटा आने वाला समय आपके माध्यम से दुनिया के अंदर कुछ और प्रकार से देखता है। ये शब्द है उनके जो मेरे कानों में हमेशा गूंजते रहते हैं। ऐसा यह विज्ञान, ऐसे वह दिव्य पुरुष,
जिन्होंने भारत का प्राचीनतम विज्ञान आधुनिक विज्ञान के रूप में रखा, मैं उनको हमेशा सत सत वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मेरी सारी श्रद्धा, मेरी सारा समर्पण उनके प्रति हमेशा रहता है। मैं कृतज्ञ हूं उनके प्रति और मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं उस युग में पैदा हुआ। मैं उन ऋषियों को नहीं जानता, मैं सुश्रुत को नहीं जानता, मैं चरक को नहीं जानता, मैं धन्वंतरी को नहीं जानता, लेकिन मैंने उस धन्वंतरी को, मैंने उस सुश्रुत को, मैंने उस चरक को अपनी आंखों से देखा है, मैंने स्पर्श किया है। घंटों घंटों, रात और दिन, देर रात तक बैठकर अपनी कहानियां मुझे सुनाते थे। 12 बज गए, 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गए, पता ही नहीं चलता था। वो कहानियां सुनाते थे और मैं एक अच्छे शिष्य के नाते से उनके साथ बैठकर वो सारी चीजें सुनता था। ऐसी इतिहास की घड़ी मैंने आपके साथ शेयर की। ये था इतिहास। तो अभी जाना आपने न्यूरोथेरेपी का इतिहास और क्रमिक विकास। अब मैं आपको बताता हूं न्यूरोथेरेपी के वो महत्वपूर्ण सिद्धांत। वो कौन से सिद्धांत हैं जिनके आधार पर न्यूरोथेरेपी साइंटिफिक है और ट्रीटमेंट करती है। इनमें से पहला सिद्धांत है नाभि का सिद्धांत। बहुत महत्व की बात है नाभि। आधुनिक विज्ञान नाभि के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता और मानता भी नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बात बोलने वाला हूं, यह वो बड़ा रहस्य है जिसको मैं बात कर रहा हूं। आधुनिक विज्ञान इसके ऊपर रिसर्च करेगा और मानेगा हाँ, ये बात जो रामगोपाल दीक्षित ने बोली वो बात अलग ही है। मैं वैदिक विज्ञान की बात कर रहा हूं, मैं वैदिक विज्ञान की चर्चा कर रहा हूं, जो न्यूरोथेरेपी के पहले सिद्धांत के रूप में नाभि का सिद्धांत। नाभि का सिद्धांत क्या है? तो नाभि के सिद्धांत में पहला बिंदु आता है, वो है नाभि शरीर का केंद्र है। शरीर नाभि से जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना इधर है उतना इधर है, और नाभि अगर थोड़ी भी हिल जाए तो बड़े रोगों का कारण बन जाती है। केंद्र चाहे किसी घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे देश का हो, चाहे धरती का हो, थोड़ा हिलता है भूकंप ला देता है। भारत का केंद्र जब तक अच्छा नहीं रहा, गड़बड़ रहा, भारत के लोग भारत के प्रति आत्मग्लानि करते थे, दुनिया बड़े हेट की भावना से देखती थी। और जैसे ही भारत के केंद्र में परिवर्तन आया, भारत के केंद्र के अंदर आत्मविश्वास जागा, भारत की संस्कृति के प्रति, भारत के ज्ञान विज्ञान के प्रति जब कॉन्फिडेंस जागा, तो सारे देश के लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जागा और दुनिया ने ऐसे करके सैल्यूट, प्रणाम करना शुरू किया, विश्वगुरु भारत की जय हो, ऐसे करना शुरू किया। केवल और केवल केंद्र सुधरा तब ऐसा हुआ। केंद्र हिला, गड़बड़ हिल गया। घर का और परिवार का भी केंद्र इसी प्रकार से हिलता है। नाभि का भी केंद्र है, अगर थोड़ा हिलता है तो गड़बड़ होता है। इसी प्रकार गाड़ी का केंद्र, जिसको बोलते हैं व्हील बैलेंसिंग, गाड़ी का बैलेंस थोड़ा भी बिगड़ जाए, इंबैलेंस हो जाए, तो गाड़ी डिवाइडर से टकराने के लिए चली जाती है, टकराने के लिए भागती है। मैंने अपनी गाड़ी का जब बैलेंस बिगड़ा और मैं एक्सप्रेस वे पर जा रहा था, गाड़ी टकरा रही थी, बाप, मैंने अपने बड़े भाई को कहा आप इधर बैठो, उनका वजन भी 80 किलो के आसपास था, बराबर वाली सीट पर बिठाया, फिर भी गाड़ी टकरा रही थी। मैं अपने मिस्त्री के पास आया, मैंने कहा मेरी गाड़ी का व्हील बैलेंस जो है वो ठीक करो, अलाइनमेंट ठीक करो। उसने देखा, देखने के बाद कहा सर 1 ग्राम लगेगा। मैंने कैसी बात करते हो, 1 ग्राम वजन लगाने से क्या मेरी इतनी गाड़ी का जो इंबैलेंस था वो सुधर जाएगा? बोले हाँ सर सुधर जाएगा। बोले अगर मैं आधा ग्राम बढ़ा दूंगा तो गाड़ी दूसरी तरफ चली जाएगी। मैंने 80 किलो के भाई साहब को बिठाया, तब तो गाड़ी का कुछ नहीं हुआ। बोले नहीं सर, केंद्र को ठीक में रखना बहुत जरूरी है। बैलेंस तो केंद्र से बनता है। तराजू का छोटा सा केंद्र है, सोना तौलते समय फूंक मारना या धूल का छोटा कण भी उसको बिगाड़ देता है और सोने में फर्क आ जाता है। जो सोने की तोलने वाली जो तराजू होती है वो सोनार जानते हैं। तो केंद्र जब बिगड़ता है तब तूफान आ जाता है, डिवाइडर से टकराने की बात कर जाती है गाड़ी। ठीक उसी प्रकार से शरीर का केंद्र है नाभि। जब नाभि ठीक नहीं होती तो अनेक सारे रोग आते हैं, जिनमें पहला पेट का रोग आता है। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, अगर नाभि ऊपर आ गई तो कॉन्स्टिपेशन, नीचे चली गई तो लूज मोशन, दाएं बाएं हो गई तो गैस, एसिडिटी, पता नहीं क्या क्या बीमारी आ जाएंगी। क्योंकि नाभि के आसपास के सारे ऑर्गन वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, डिस्फंक्शन होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे वो डिस्फंक्शन होते हैं बीमारी कारण बन जाती है। अगर हम खड़े हो जाएं और हम देखें तो एक लाइन है जो यहां पर नाभि को
डिवाइड करती है उस नाभि को। तो और नाभि को है कि नहीं ठीक केंद्र में, ये चेक करने के तरीके भी हैं, पैरों से और हाथों से चेक की जा सकती है। न्यूरोथेरेपी से यह नाभि ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, ट्रीटमेंट है। तो पहला था नाभि का केंद्र में न रहना। दूसरा इसका पार्ट आता है नाभि का ही। नाभि पाचन का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि नाभि में अमृत रहता है। डाइजेशन, अगर नाभि ठीक नहीं है तो डाइजेशन होगा नहीं, डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो नाभि मतलब अमृत नहीं रहेगा। तो एक प्राचीन कथा है कि जिस व्यक्ति की नाभि बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रांग थी, और उसकी नाभि में कहते हैं अमृत था, आप जानते हैं उसका नाम क्या था? रावण। तो रावण की नाभि में अमृत था, मतलब जीवन जिसके अधिकार में था, ताकत उसके हाथों में थी, और वो नाभि के कारण ही, अच्छे डाइजेशन के कारण ही वो एक समय पर अपनी जितनी क्षमता वाले 10 लोगों के बराबर काम कर सकता था, सोच सकता था। इसीलिए रावण दशानन बोलते हैं, यानी जिसकी नाभि में अमृत है तभी अपने जैसी क्षमता वाले 10 लोगों के बराबर जो व्यक्ति काम कर सकता है, ऐसी उसकी क्षमता है। और 10 लोगों के बराबरी बाजुओं में ताकत, ऐसा व्यक्ति वो था रावण। और आप जानते हैं राम जी ने युद्ध में अनेक बाण मारे, अनेक बार उनकी 20 भुजाएं और 10 शीश काटे, रावण मरा नहीं, फिर से खड़ा हो गया। पैर काटे, सिर काटे, बाजू काटी, कुछ नहीं हुआ, फिर से रावण खड़ा हो गया। केवल एक बाण नाभि में मारा, बाजुओं के साथ नाभि में जब मारा, नाभि मतलब केंद्र हिला दिया, डाइजेशन खराब कर दिया। जैसे ही पाचन खराब हुआ, रावण धराशायी हो गया, सारी शक्तियां खत्म हो गई, क्योंकि नाभि में अमृत था, अमृत को सुखा दिया, या मतलब पाचन खराब कर दिया। तो एक रावण का केंद्र खराब कर दिया, दूसरा पाचन खराब कर दिया, सेंट्रल अलाइनमेंट बिगाड़ दिया, रावण मर गए। तो पहला बड़ा सिद्धांत नाभि, उसके अंतर्गत था पाचन। अब आप जानते हैं हम जब खाना खाने के बाद एक ही आसन कर सकते हैं, उसका नाम है वज्रासन। वज्रासन में केवल टांगों को मोड़ना होता है और तो कुछ नहीं करना होता, बाकी तो बैठना ही होता है। लेकिन उससे कहते हैं कि शरीर कैसा बनता है? वज्र। अरे भैया, शीर्षासन करने से शरीर वज्रासन बनना चाहिए, चक्रासन करने से शरीर वज्रासन बनना चाहिए, समझ में आता है। धनुरासन करने से शरीर वज्रासन बनना चाहिए, समझ में आता है। ताड़ासन करने से शरीर वज्रासन बनना चाहिए, समझ में आता है। वीरासन करने से शरीर वज्र बनना चाहिए, समझ में आता है। लेकिन उनका नाम तो वज्रासन नहीं रखा, ये 2 टांग मोड़कर ही वज्रासन रख दिया, मतलब क्या है? तो ध्यान करना, वज्रासन जो आसन है उससे पाचन ठीक होता है, और जिसका पाचन ठीक है वो लक्कड़ और पत्थर हजम करेगा। जिसका लक्कड़ और पत्थर हजम करने की ताकत है, उसका शरीर ही वज्र बनेगा, क्योंकि खाने से ही सारे शरीर में ताकत मिलती है। इसीलिए नाभि मतलब पाचन का स्थान, जठर का स्थान। अगर जठर का स्थान ठीक नहीं है तो रावण जैसा व्यक्ति भी खत्म हो गया। और इसीलिए तीसरा क्रम नाभि के साथ उसकी वैल्यू में आता है। नाभि क्या है? नाभि के अंदर एक सेल होते हैं जिनका नाम होता है समझदार सेल, और आज की भाषा में जिसको बोलते हैं एक सेल। आप जानते हैं इस बात को कि आजकल नाभि का एक पर्टिकुलर पार्ट, बच्चे की नाभि का, यानी उसके एम्बिलिकल कॉर्ड का पर्टिकुलर पार्ट काट के प्रिजर्व किया जाता है, और प्रिजर्व कर दिया जाता है कि जब ये बड़ा होगा और बीमार होगा तो उसमें से सेल निकालकर इसके अंदर इंजेक्ट कर दिए जाएंगे तो ये फिर से ठीक हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। उसको बोलते हैं स्टेम सेल। नाभि का छोटा सा पार्ट काट के रख दिया और वो स्टेम सेल्स का काम करेगा। बाजू का नहीं रखा, बालों का नहीं रखा, हार्ट का नहीं रखा, लीवर का नहीं रखा, किडनी का नहीं रखा, दिमाग का नहीं रखा, ब्रेन का नहीं रखा, नाभि का रखा। क्यों? क्योंकि नाभि में ही स्टेम सेल होते हैं। नाभि ही ऐसे सेलों का कारण है जहां समझदार सेल हैं। शरीर में अगर कोई चीज ठीक से नहीं बन रही है, नाभि के सेलों को एक्टिवेट करिए, शरीर की हर चीज बन जाएगी। और हमें पता है, हमने ऐसा देखा है, हार्ट में जब होल होता है तो शरीर में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होने के कारण से हार्ट में होल होता है। हम न्यूरोथेरेपी का नाभि को एक्टिवेट कर करके
फॉलिक एसिड बढ़ा देते हैं और वो बच्चे के हार्ट का होल ठीक हो जाता है। कोई भी ऑर्गन जो कंप्लीट नहीं हो रहा वो ठीक हो जाता है। हम करते हैं ऐसा। तो नाभि की वैल्यू है, उसमें स्टेम सेल होता है, इसीलिए नाभि महत्वपूर्ण है। और चौथा और महत्वपूर्ण नाभि का और बड़ा विज्ञान है, वो ये है 72,000 नाड़ियां इस शरीर को संचालित करती हैं। और 72,000 नाड़ियां, ये सभी नाड़ियों का केंद्र अगर कहीं है तो ये नहीं है, नाभि है। क्योंकि जो एस्ट्रो ट्रैवलिंग है, जो शरीर से बाहर जब हमारे ऋषि निकलते हैं यात्रा करने के लिए, ध्यान की अवस्था में बैठते हैं और गहरे ध्यान में से जब शरीर को छोड़ते हैं तो वो यहां से नहीं छोड़ते, यहां से छोड़ते हैं। 72,000 नाड़ियों का केंद्र नाभि है। जब 72,000 नाड़ियों का केंद्र नाभि है, सोचिए कितनी वैल्यूएबल वो चीज है। ये पूरा शरीर नाभि से बना है। पहला एक सेल था, वही मल्टीप्लाई हुआ, वो पहला सेल ये था नाभि, इससे शरीर बना है। कितना महत्वपूर्ण नाभि है, कितनी वैल्यूएबल नाभि है। 72,000 नाड़ियों को अगर क्लीन करना है तो नाभि पर काम करिए, हो जाएगी। मैंने अपनी पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक के अंदर 72,000 नाड़ियों के बारे में वर्णन किया है। उनमें से 100 नाड़ियों का नाम दिया है और उनमें से 10 नाड़ियां हैं जिनके बारे में मैंने बताया है, प्रमुख नाड़ियां जो कानों को, आंखों को, नाक को, जीभ को, बॉडी को और यूरिन मोशन को देखती हैं। और उनमें से भी 3 नाड़ी महत्वपूर्ण है, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इनका संबंध नाभि से है। एकाग्रता भी नाभि के कारण आती है, इसीलिए नाभि बहुत महत्व का सिद्धांत है। यह पहला सिद्धांत है। अगर नाभि ठीक है तो 72,000 नाड़ियां ठीक हैं। अगर नाभि ठीक है तो पाचन ठीक है। अगर नाभि ठीक है तो शरीर का केंद्र ठीक है, सारे ऑर्गन और ग्लैंड्स ठीक से काम करेंगे, शरीर वज्र होगा, दिमाग ठिकाने पर होगा। और अगर नाभि ठीक नहीं है तो ये सब उल्टा हो जाएगा। सारी बीमारियों का कारण नाभि है। तो यह हो गया एक महत्वपूर्ण पार्ट, वो हो गया नाभि, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है अर्धनारेश्वर का सिद्धांत। न्यूरोथेरेपी वैदिक सिद्धांतों पर काम करती है। अर्धनारेश्वर का सिद्धांत, अर्धनारेश्वर का मतलब शरीर में ही आधा शरीर स्त्री है और आधा शरीर पुरुष है। आधा रात्रि है, आधा दिन है। और आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर हम जब डायग्नोज करते हैं तो आधा शरीर एसिड और आधा एल्कलाइन है। ये एसिड और एल्कलाइन के इम्बैलेंस होने से बीमारी आती है। न्यूरोथेरेपी एसिड और एल्कलाइन को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है और बीमारी खत्म हो जाती है। जैसे यहां से लेकर पूरा पार्ट अगर देखें तो 2 भागों में शरीर विभाजित है, आधा एसिड है, आधा एल्कलाइन है। किडनी दोनों को लुक आफ्टर करती है, इसीलिए लेफ्ट किडनी का फंक्शन अलग है, राइट किडनी का फंक्शन अलग है। लेफ्ट लंग का फंक्शन अलग है, राइट लंग का फंक्शन अलग है। इवन एक चीज आप जानते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिस का फंक्शन अलग है, राइट नोस्ट्रिस का फंक्शन अलग है। ये आज का विज्ञान अभी नहीं मानता, आने वाले समय में आज का विज्ञान मानेगा। लेकिन आप मानते हैं क्योंकि आप वैदिक विज्ञान से जुड़े हैं। बाईं नासिका कौन सा श्वास लेती है और दाईं नासिका कौन सा श्वास लेती है? बाईं नासिका कौन सी नाड़ी को संचालित करती है, दाईं नासिका कौन सी नाड़ी को संचालित करती है? तब आप देखेंगे बाईं नासिका चंद्र है, दाईं नासिका सूर्य है। चंद्र ठंडा है, सूर्य गर्म है। तो एक नाक दोनों अलग है, दोनों के फंक्शन अलग है, ये आप बोलते हैं। इसीलिए लेफ्ट पार्ट एसिड है, राइट पार्ट एल्कलाइन है। विज्ञान एक बात मानता है, ये दोनों ब्रेन अलग अलग हैं। राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, ये विज्ञान मानता है। लेकिन एसिड एल्कलाइन से भी अंतर है, अर्धनारीश्वर का पार्ट है, ये विज्ञान नहीं मानता, मानना ही पड़ेगा। तो न्यूरोथेरेपी कहती है एसिड और एल्कलाइन जब बिगड़ जाते हैं तब बीमारी आती है। हमारी 2 किडनी है, एक किडनी 80% एसिड और 20% एल्कलाइन फिल्टर करती है, लेफ्ट वाली। राइट वाली 80% एल्कलाइन और 20% एसिड फिल्टर करती है। जब इन दोनों का फिल्टर करने में अंतर आ जाता है तब भी बीमारी आती है। कॉन्स्टिपेशन एसिडिक बीमारी है, लूज मोशन एल्कलाइन बीमारी है, लो ब्लड प्रेशर एसिडिक बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर एल्कलाइन बीमारी है, इवन कैंसर एल्कलाइन बीमारी है, रनिंग नोज एल्कलाइन बीमारी है, नो चॉक
एसिडिक बीमारी है। नोक जाम हो गई है, एसिडिक है। अगर नाक बह रही है तो एल्कलाइन बीमारी है। तो इस तरह से एसिड और एल्कलाइन की बीमारियां अलग अलग हैं। न्यूरोथेरेपी का सिद्धांत है, अर्धनारीश्वर का सिद्धांत, एसिड और एल्कलाइन का सिद्धांत, इनको सेकंड में बैलेंस कर सकते हैं, बीमारी रिलीफ ठीक हो सकती है। और मैंने देखा है अनेक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों को सेकंड में ठीक किया एसिड एल्कलाइन बैलेंस करके कहीं भी। तीसरा सिद्धांत है न्यूरोथेरेपी का, अगर कोई ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसके द्वारा उत्पन्न केमिकल्स पर्याप्त मात्रा में बनेगा नहीं, और जब बनेगा नहीं तो अपने टारगेट एरिया में जहां उसको काम करना चाहिए वो करेगा नहीं, तब बीमारी आ जाएगी। अब इस ऑर्गन और ग्लैंड्स के काम करने और न करने के लिए न्यूरोथेरेपी कहती है जब अगर उसको टच करेंगे, छुएंगे, तो वहां पर दर्द होगा। टच करने पर दर्द होगा। कितने नंबर का दर्द है, अगर उस नंबर का दर्द लिखकर उसके दर्द को निकाल दो, ऑर्गन का फंक्शन ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ऑर्गन और ग्लैंड्स के फंक्शन ठीक करके बीमारी ठीक की जा सकती है। ऐसा न्यूरोथेरेपी का तीसरा और बहुत ही महत्व का सिद्धांत है। इसी प्रकार चौथा सिद्धांत है न्यूरोथेरेपी का, शरीर में बने हुए सभी केमिकल्स एक से अधिक स्थान पर बनते हैं, कहीं कम बनते हैं, कहीं ज्यादा बनते हैं। जैसे डोपामाइन, जिसकी कमी के कारण से पार्किंसन आ जाता है, वो ब्रेन में भी बनता है और इंटरिक नर्वस सिस्टम में भी बनता है, इंटेस्टाइन में भी बनता है। जब ये केमिकल एक जगह पर्याप्त मात्रा में जब बनता है और वहां नहीं बन रहा होता है, तो उसकी कमी के कारण से बीमारी आ जाती है। न्यूरोथेरेपी कहती है जो दूसरी जगह पर काम जो बन रहा है थोड़ी मात्रा में है, उससे शरीर चलता है, आप उस एरिया को एक्टिवेट करो, पर्याप्त मात्रा में बनना शुरू हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी। इसीलिए न्यूरोथेरेपी के ये चारों सिद्धांत बहुत महत्व के सिद्धांत हैं। और न्यूरोथेरेपी कहती है किसी प्रकार की भी मेडिसिन, किसी प्रकार की भी औषधि बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। शरीर ही अपने आप में एक बहुत बड़ा औषधि बनाने का केंद्र है। आपको आना चाहिए कौन सा केमिकल कहां बनता है, किसकी कमी से कौन सी बीमारी आ रही है। अगर आप शरीर के अंदर के विज्ञान को जान गए तो और वो केमिकल को रिलीज करने का कारण जान गए, तब आप अपने आप इलाज कर लेंगे। तो न्यूरोथेरेपी कहती है कि वो सभी केमिकल शरीर में बनते हैं, उन केमिकल्स को एक्टिवेट करने के लिए अनेक सारे पॉइंट्स हैं शरीर के अंदर जो बनाए हैं। लगभग 170 ऐसे पॉइंट्स हैं न्यूरोथेरेपी में जो अलग अलग जगहों पर दबाकर या मसाज देकर एक्टिवेट करते हैं, और वो पर्टिकुलर केमिकल रिलीज हो जाता है और बीमारी ठीक हो जाती है। तो ऐसे महत्व के सिद्धांत न्यूरोथेरेपी के हैं। और यहीं पर पांचवा बिंदु न्यूरोथेरेपी कहती है शरीर की अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है, रोग निरोधक क्षमता अगर मजबूत है, तो किसी भी प्रकार का वायरस एंटर नहीं कर सकता। एंटर कर रहा है इसका मतलब है कि उसकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा दो, अपने आप किसी प्रकार का भी वायरस जो भी आया है शरीर अपने आप उससे लड़ लेगा। और जब लड़ रहा है उस समय, लड़ते समय जो उसके साथ जो भी हो रहा है, बुखार हो सकता है, जुकाम हो सकता है, डोंट वरी, होने दो, इसका मतलब लड़ाई अच्छी चल रही है, अपने आप ठीक कर लेगा। तो शरीर अपने आप में रोग से लड़ने का काम करता है, ऐसा न्यूरोथेरेपी का सिद्धांत है। यानी जो रोग आया है वो ठीक होना है, केवल हमको शरीर को उसके जो आवश्यक चीजें हैं उनको ठीक रखने की आवश्यकता है। तो ऐसे 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में मैंने आपसे बात की। आगे के क्रम के अंदर मैं आपको न्यूरोथेरेपी के जो अनेक सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के वैज्ञानिक आधार क्या है, उसके लॉजिक क्या है, इसकी चर्चा करूंगा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा न्यूरोथेरेपी का स्कोप क्या है।